बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, बहुत ही खूबसूरत सुबह और इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत सी बात भी, वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और वो खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि हम ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होती हैं जिनको हम ऐब के तौर पर देख सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने वाले शख्स के अंदर मौजूद होती हैं जिनको हम ऐब के तौर पर गिनते हैं और नकाइस के तौर पर देखते हैं कि जी इसकी शख्सियत में ये चीज़ गलत है, इसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ गलत है, या फिर इसके गुफ्तगू में ये चीज़ें गलत है, यहीं कहीं पर बैठता है तो किसी किस्म की गुफ्तगू करता है। वो सारी चीज़ें जिनसे हम वाकिफ़ होते हैं, तो कोशिश कीजिए दूसरों का ऐब जो आपको पता चले, दूसरों का नुक्स उनकी शख्सियत के अंदर, उनकी गुफ्तगू के अंदर जो भी पहलू मौजूद होता है, अगर आप उसकी पर्दापोशी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाता है कि जिसके ऐब की पर्दापोशी तुम करोगे, तुम्हारे ऐबों की पर्दापोशी वो खुद करेगा। तो कोशिश करें कि कोई ना कोई अच्छी बात सुनते हैं, जिस तरह से हम बहुत सारी अच्छी बातें हर रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो एक सदका होता है। अगर आप भी ये बातें सुनते हैं, इनके ऊपर अमल करते हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो आप भी सदका जारिया कर रहे हैं। तो कोशिश करें जो अच्छी बात सुनते हैं, जिस तरह से आज हमने आपको बताया कि दूसरों के ऐब और नकाइस की पर्दापोशी करें, तो यकीनी तौर पर अगर आप इस तरह से करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इज़्ज़तें महफूज रह जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपकी इज़्ज़तें महफूज रह जाएंगी। इस अच्छी बात के साथ इस सुबह सवेरे पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत सा आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मौसम का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। मौसम बड़ा खूबसूरत है, ज़बरदस्त है, अमेजिंग है, और यकीनी तौर पे जब मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगी मुल्क भर के बड़े शहरों के मौसम के हवाले से, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि वाकई ज़बरदस्त किस्म का मौसम तब्दील हो रहा है। और ऐसे में जब छुट्टी भी हो कल और मौसम भी आपको ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा, तो डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपको बता देते हैं कि लाहौर में आज सारा दिन में क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि लाहौर के अंदर जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 20 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और जो लोग मालवा की पहाड़ियों को एंजॉय करना चाहते हैं, इस्लामाबाद के मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी इस्लामाबाद जा सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत तो 19 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची जाने की मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, बहुत सारे लोग जाना भी चाह रहे होंगे, मगर मैं कराची को अभी नहीं पसंद करूंगी जाना, क्योंकि कराची के अंदर डिग्रीज हाई है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 24 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो टिक्का शिक्का खाने अगर आपने जाना है, कल वैसे भी छुट्टी है, आज वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोगों का स्टार्ट हो चुका है। पेशावर के अंदर जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 19 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो कोयटा का मौसम भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि कोयटा के अंदर भी कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में 12 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो आप लोग अपने सूटकेस वगैरह पैक कर लीजिए। आज़ाद कश्मीर में बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत आज सारा दिन में 11 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ज़बरदस्त किस्म का मौसम भी आपको देखने को मिलेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। धरती की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए वो तमाम लोग जो इसके लिए सर्व करते हैं, हमारे हीरोज़ जिनसे हम आपको मिलवाते रहते हैं, जिनसे मुतालिक आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। और ऐसे एक हीरो से अभी मैं फिर अपने स्टूडियो में आपको मिलवाने वाली हूँ, जो पहले भी सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा रह चुके हैं, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके थे, जिनसे बड़ी तफसील में बात की और उनकी गुफ्तगू को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अगर मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे दूँ, शहदा के हवाले से, उनकी वेलफेयर से रिलेटेड हमने गुफ्तगू की थी, तो यकीनी तौर पर आपको याद आ जाएगा कि हमारे
साथ इस वक्त तर्जुमान पंजाब पुलिस शारिक कमाल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शारिक कमाल सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शारिक कमाल सिद्दीकी साहब, पंजाब पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने भी भेजे, जो मुझे भी पूछना है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपको याद होगा शोहदा से रिलेटेड हमने गुफ्तगू की थी। कुछ लोगों के हमारे पास सवालात शोहदा के हवाले से यही आए थे कि वजीफ़ा जात या मराद के हवाले से जो आप लास्ट टाइम गुफ्तगू कर रहे थे, उसके हुसूल में उन्हें कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। जो मुश्किलात हैं उनको कहाँ पर शेयर किया जा सकता है, किस तरह से कांटेक्ट किया जा सकता है, रसाई उनकी कैसे मुमकिन हो सकती है? डायरेक्टली मुझसे और मेरे ऑफिस से। शारिक कमाल सिद्दीकी साहब से लोग डायरेक्टली अब रब्ता करेंगे? जी बिल्कुल, चूँकि वेलफेयर इस वक्त मेरा डायरेक्टली पोर्टफोलियो है और डोमेन है। कोशिश हम ये करती हैं कि शोधा की फैमिलीज़ को मुझ तक पहुंचने की ज़रूरत ही पेश ना आए, रादर हम खुद उन तक पहुँचें। और हम रोज़ की बुनियादों के ऊपर तकरीबन 50 एक शोधा की फैमिलीज़ को खुद फ़ोन करके उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। और जो मसले सामने आते हैं जिसमें उनके पर्सनल भी हैं, डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हैं, वो हम खुद भी हल करते हैं और जो यूनिट्स हैं उनको भी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आई एम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और उसमें मेरा दफ्तर हाजिर है, मैं हाजिर हूँ। किसी को भी कोई तकलीफ़, दिक्कत, परेशानी, कोई भी ऐसा मसला जो मेरे डिपार्टमेंट की इंटरफेरेंस से हल हो सकता है, तो वी आर ओपन फॉर इट। ठीक है। अच्छा, शारिक कमाल सिद्दीकी साहब, पंजाब पुलिस से अब रिलेटेड कुछ बात करते हैं। पंजाब पुलिस से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो लोगों को रहती हैं हमेशा, और पंजाब पुलिस के इस इदारे को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और अब तक जब से आपने चार्ज संभाला है, या आपको लगता है पहले भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो अभी मज़ीद क्या आप लोग की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं? देयर इज़ अ ह्यूज प्रोग्रेशन। अगर हम देखें कि 3 साल पहले की पंजाब पुलिस क्या थी और आज की पंजाब पुलिस क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इक्का दुक्का आपको बिहेवियरल कंप्लेंट्स आती हैं जो कि मीडिया की ख़बरों की ज़ीनत बनती हैं, बट हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस के हवाले से, आईटी इनिशिएटिव के हवाले से बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसने हमारे अपने डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को, इस्तात को, इसके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर किया। जहाँ पर ये किया, वहाँ पे दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे आईटी इनिशिएटिव्स भी हैं जिसका डायरेक्टली फ़ायदा आवाम तक पहुँचा भी है। अगर मैं पहले वाले पोर्शन की बात करूँ कि जी ऐसी विद इन द डिपार्टमेंट हमने क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें हमारी इस्तात हम कहते हैं पहले से बेहतर है, तो अगर मैं शुरू करूं तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके अंदर हमारी 2 लाख से ज़्यादा की पुलिस। ट्रेडिशनली ये होता था कि हमारा जब एक मुलाजिम दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हुआ है तो एक उसका अमालनामा जिसको हम कहते हैं फ़ौजी मिसल, उसमें उसकी ऑल गुड एंट्रीज़, बैड एंट्रीज़, उसके ख़िलाफ़ क्या डिपार्टमेंटल एक्शन हुए, इंक्वायरीज़ क्या हुई उसके ख़िलाफ़, कहाँ कहाँ पे वो पोस्ट रहा, उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एट्रीब्यूट्स क्या हैं पर्सनैलिटी की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट्स हर सब कुछ जो है उसकी फ़ौजी मिसल के अंदर लिखा होता। अच्छा, अब इस सिस्टम के बाद ये फ़ौजी मिसल जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है। अब मैंने किसी भी पंजाब पुलिस के 2.25 लाख एम्प्लॉइज़ के किसी का भी अगर उसका प्रोफाइल देखना है तो इट इज़ अवेलेबल ऑन माई कंप्यूटर एट द क्लिक ऑफ द बटन, और उसमें तमाम उसकी गुड बैड एंट्रीज़ और कहाँ कहाँ पे उसकी पोस्टिंग रही है, हर तमाम प्रोफाइल अवेलेबल है। ठीक है। हमने अपने तमाम 2 लाख एम्प्लॉइज़ का जिसको मैं कह रहा हूँ फ़ौजी मिसल, इसको हमने कंप्यूटराइज़ किया। देन देयर इज़ पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। 3 साल पहले अगर आप FIR की कॉपी देखते थे तो आप देखते थे कि वो हाथ से लिखी हुई होती थी और वो कोर्ट में सबमिट करवाने के लिए एक बेटर कॉपी दरकार होती थी जिसको हम टाइप राइट करते थे उस वक्त। अब पंजाब की तमाम जो FIRs हैं वो कंप्यूटर के ऊपर लिखी जाती हैं। ना सिर्फ FIRs बल्कि पुलिस स्टेशन को चलाने के लिए जो आपके 25 रजिस्टर होते हैं जिसमें पुलिस स्टेशन के तमाम मामलात, हाँ एवरीथिंग सब, रोजनामचे से लेके FIR, कॉरेस्पॉन्डिंग रजिस्टर, हर चीज़ 24 रजिस्टर वो भी कंप्यूटराइज्ड हैं। ना सिर्फ ये कि करंट जितनी FIRs और सिस्टम है वो कंप्यूटराइज हो रहा है, रादर वी आर टेकिंग इट बैक, और अब 2010 से ऑनवर्ड
जितनी FIRs हैं दैट इज़ लाइक 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन। वो तमाम की तमाम अब कंप्यूटराइज्ड है। तो हमने अब वो रजिस्टर्स और मैनुअल वर्क्स हमने उससे अब तकरीबन अपनी जान छुड़वा ली ठीक हुई है। अच्छा शारिक कमाल सिद्दीकी साहब, ये तो हो गए कि वो सारे इनिशिएटिव्स या फिर पंजाब पुलिस को किस तरह से आप लोग मौसर बनाने के लिए इकदामात उठा रहे हैं। मेरी करेक्शन कीजिएगा, मे बी मैं कहीं पर गलत इस बात में हो जाऊं। पहले जब यूनिफॉर्म तब्दील किया गया था पुलिस का, तो ये कहा जा रहा था कि एक इमेज बिल्डिंग है आवाम के अंदर, जो एक माइंड के अंदर उनके है कि जी ये वर्दी वाला शख्स है, ये इसी तरह से काम करता है और इससे ज़रा अवॉइड करें। फिर इसके बाद कहा गया कि जी आपका यूनिफॉर्म चेंज होगा, डेफिनेटली आवाम के अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी। अब दोबारा से क्या इस चीज़ को रिकन्सिडर किया जा रहा है कि दोबारा से पुलिस का यूनिफॉर्म अब तब्दील करने के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही हैं कि क्या ऐसा कुछ है और इसकी वजह क्या है? नहीं, नॉट इमीडिएटली, फौरी तौर पे अभी तो यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया जा रहा। अभी हम इसको देखना चाहते हैं कि इसका इट वाज टू अर्ली टू कमेंट ऑन। चेंज किया आपने और आप 3 महीने में एक्सपेक्ट करेंगे कि जी एकदम से उसका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। ठीक है। थोड़ा सा वक्त चाहिए उसका फीडबैक लेने के लिए और उसका क्या रिस्पॉन्सेज हैं वो लेने के लिए। तो फिलहाल तो अब ये यूनिफॉर्म के इस साल चेंज करने की बात नहीं हो रही। हम इसको मज़ीद देखेंगे, परखेंगे और फीडबैक लेंगे अपनी फील्ड फॉर्मेशंस का, जो कि ख़ास तौर पे वो सिपाही जो कि यूनिफॉर्म पहन के सड़क पे खड़े हो के 12 घंटे ड्यूटी देता है। ठीक है। उसकी फीडबैक इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि इस यूनिफॉर्म से वो ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ है या पहले वाला यूनिफॉर्म जो है बेहतर था। तो नॉट इमीडिएटली विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको दोबारा फिर देखा जाए। ठीक है। अच्छा शारिक कमाल सिद्दीकी साहब, एक और कंप्लेंट जो कि आवाम की तरफ से होती है वो ये है कि जी पूरे इलाके के अंदर या सिटी के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, पुलिस के पास उनका रिकॉर्ड हमेशा मौजूद रहता है। क्रिमिनल्स के गिरोह कहाँ कहाँ पर काम करते हैं पुलिस ये जानती है, लेकिन इस चीज़ के लिए क्या आप लोगों की तरफ से इंतज़ार किया जाता है कि कोई क्रिमिनल एक्ट करेगा देन आप लोग परफॉर्म करेंगे, देन आप लोग उसके ऊपर हाथ डालेंगे, या आप समझते हैं कि नहीं हमारे पास कोई ठोस वैलिड कोई सबूत आना चाहिए उसके बाद उसके ऊपर हाथ डाला जाएगा? अब हमको ये भी कंप्लेन है कि पुलिस सब जानती है मगर अनफॉर्चुनेटली हाथ नहीं डाला जाता। दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। ट्रेडिशनली ये बात आप करते थे कि जी पुलिस को तमाम क्रिमिनल्स का पता, कहाँ पे डकैती होने वाली है वो पुलिस को पता है। जी बिल्कुल, ये माइंड में होता है सबके। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पुलिस एक ज़माना था जबकि हम क्रिमिनल ट्राइब्स होते थे और हमारा SHO एक क्रिमिनल ट्राइब्स रजिस्टर भी मेंटेन करता था। ओके। अच्छा, उसमें अगर किसी की कोई मज चोरी हो गई जी तो वो SHO को पता होता था कि ये खास कैटेगरी ऑफ क्राइम कमिट करने वाले कौन लोग हैं उसके इलाके में, और एट वंस ही कुड आइडेंटिफाई कि जी ये फलाने ने चोरी की होगी, उसको जाके पकड़ के ले आओ। और ट्रेडिशनल तरीका ये था। नाउ द क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं लाहौर में था तो ऐसा एक क्रिमिनल गैंग था जो कि मॉल टाउन, गार्डन टाउन, लियाकताबाद के इलाकों में आके हाउस रॉबरीज करते थे जी। ओके। दोज वर 6 गैंग मेंबर्स। उनमें से 3 जो हैं वो कराची से आते थे बाय एयर, जहाज़ पे बैठ के जी, और 2 जो हैं उनमें से आते थे KP से, पेशावर से, और लाहौर में एक उनका लोकल फैसिलिटेटर था। अब वो 3 दिन जहाज़ में बैठ के आते थे, यहाँ पे डकैती करते थे, अपनी शॉपिंग करते थे और 3 दिन के बाद दे वुड फ्लाई बैक। ओके। तो क्राइम हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। अब इतना सिंपल नहीं रहा कि जी SHO को अपने इलाके के तमाम क्रिमिनल्स का पता है, उसको ये भी पता है कि क्राइम कहाँ पे होने वाला है, नहीं। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बहुत सारी इनोवेशंस जो हमने इंट्रोड्यूस की, जिसका फ़ायदा हमें भी होता है, अल्टीमेटली उसका फ़ायदा आवाम को भी होता है। हमने जो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है उसको मॉडर्नाइज किया। अच्छा, पंजाब पुलिस के पास इस वक्त मोर देन 1.6 मिलियन क्रिमिनल्स का डेटा मौजूद है। ओके। अब जब कहीं पे क्राइम होता है, हम उसके फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट करते हैं, तो हम उस डेटाबेस के अंदर डालते हैं, और देन अगर वो रिपीटेड क्रिमिनल है जो कि उसने पहले भी ऑफेंस कहीं पे क्रिएट किया, तो वी वुड नो कि ये कौन है। ये नहीं कि हमें पहले से पता है कि कौन क्राइम करने जा रहा है। हाँ, लेकिन क्राइम हो जाने के बाद, क्राइम सीन से एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे गैजेटरीज हैं, डेटाबेसेस मौजूद हैं, जिसकी मदद से हमारा काम निस्बतन जो पहले काम करने का तरीका था वो तब्दील भी हुआ और वो इम्प्रूव भी हुआ। अब
अच्छा, ट्रेडिशनली आप जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड की मैंने बात की, तो हमारा एक 10 प्रिंट कार्ड्स होता था जिसमें हम इंक पैड से उसके थंब इम्प्रेशन लेके और जी, वो जी, लगाते थे। बिल्कुल। फिर उसको मैच करना एक महालात में से होता था कि लाखों का रिकॉर्ड है, आपने जो उसके फिजिकली प्रिंट लिफ्ट किए हैं उसको कैसे मैच करें, मैच करना है। वो मैन्युअली होता था, उसमें दिनों महीनों दरकार होते थे। अब जो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं और जेल भेजे जाते हैं, जेल भेजने से पहले हमारे पास एक 5 to 7 मल्टी स्कैनिंग मशीन मौजूद है, जिसके ऊपर हम क्रिमिनल का एक सिर्फ पाम रखते हैं और उस पाम रखने से उसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास लिफ्ट हो जाती हैं। जो मैनुअली फीड होने वाली है वो हम फीड कर लेते हैं, सिस्टम में फीडेड है। अब अगर दोबारा वो क्रिमिनल छूटने के बाद कहीं पे ऑफेंस करता है और हमारा वो क्रिमिनल डेटाबेस जो कि 1.6 मिलियन प्लस डेवलप हो गया, उसके अंदर अगर उसका रिकॉर्ड मौजूद है तो वी कैन कैच हिम। पहले से कई काम आप लोगों का आसान भी हो चुका हुआ है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। चलिए जी, मामला बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़बरदस्त है। पूरा हफ्ता होता है हम लोगों के पास, 6 दिन हम लोगों ने काम करना होता है, एक दिन हमारे पास होता है जिसको हम छुट्टी का दिन कंसिडर करते हैं या अपना वीकेंड तस्वर कर रहे होते हैं कि जी हमारा वीकेंड है। मगर ये इस वीकेंड को गुजारा कैसे जाए, इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? क्योंकि पूरे 6 दिन के बाद हमने वो टाइम अपने दोस्तों को भी देना है, हमने वो टाइम पूरा जो एक दिन होता है हमारे पास जिसमें सोने के घंटे मैं निकाल देती हूँ, चलिए उसके बाद हमने पूरा टाइम जो देना होता है अपनी फैमिली को देना होता है। फिर पूरे हफ्ते के जो काम जमा होते हैं ख़वातीन के लिए घर के अंदर, वो उन्होंने काम भी करने हैं, शॉपिंग भी करनी है। और मर्द हजरात जो है पूरा हफ्ता काम करके थके हुए हैं, मगर इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों को आउटिंग पे भी लेके जाना है, अगर बच्चे नहीं है तो फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना है, मूवी भी प्लान करनी है। तो एक दिन है और 6 हफ्ते के काम है, मगर छुट्टी है, ज़बरदस्त तरीके से गुजरनी चाहिए और इस छुट्टी में हमने सोना भी खूब होता है। इस छुट्टी के दिन को गुजारना कैसे चाहिए, इस पर बात करने के लिए अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करा देती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद से जो हमारे मेहमान मौजूद है, इसमें मोटिवेशनल स्पीकर हैं उस्मान गुलजारी साहब। थैंक यू सो मच उस्मान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और माहिर नफ्सियात है मुशीर ज़ारा काज़मी, थैंक यू सो मच मुशीर ज़ारा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ कराची स्टूडियो से हमारे साथ एंटरप्रेन्योर हैं जोया जैन, सॉरी माज़रत के साथ मेरे पास ज़ारा जैन लिखा हुआ है जिसकी वजह से पहले भी हम थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी। जोया जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जोया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, अब जोया आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। छुट्टी का दिन है कल और मुझे गुजारनी है अपनी छुट्टी, अब बताएं छुट्टी का दिन कैसे गुजारूंगा? छुट्टी का दिन मोस्टली लोग क्या होता है कि शॉपिंग करते हुए, जैसे आपने वो शो के स्टार्टिंग में यही कहा कि हमें सब बच्चों के साथ और सारी चीज़ों के साथ टाइम गुजारना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान का जो अपना पर्सनल शौक़ है उनको छुट्टी के दिन वो करना चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी चाहिए, कुछ टाइम अपने साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि पूरा हफ्ता हम लोग रोज़मर्राती जो ज़िंदगी है उसमें डिफरेंट चीज़ें, अपने जॉब, अपने बिजनेस या जो भी चीज़ें उसमें मसरूफ़ होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को टाइम देते। काफ़ी टाइम हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम होना चाहिए ताकि हम अपनी पूरी लाइफ को असेस कर सकें, जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो इम्प्रूवमेंट ला सकें और जो नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है, जो टास्क है, उस पर काम कर सके। काफ़ी टाइम अपने शौक़ को भूल जाते हैं, मतलब रोज़ की जो ज़िंदगी है, बिज़ी लाइफ है, उसमें भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो अपनी जो बुक पढ़ने का अगर कोई शौक़ है तो बुक पढ़नी चाहिए। अगर आउटिंग का शौक़ है, ट्रैवलिंग का शौक़ है तो ट्रैवलिंग के लिए पूरी प्लानिंग करनी चाहिए संडे वाले दिन। दिस इज़ व्हाट आई थिंक दिस इज़ द यूजुअल वे ऑफ। इंटरेस्ट की बात है जोया, इंटरेस्ट तो हर चीज़ में होता है। मुझे वो सारे काम करने हैं जो मैं सोच के बैठती हूँ कि 6 दिन में कैसे होने चाहिए, मगर उस्मान गुलजारी साहब, ये इंटरेस्ट तो मेरे तब अपने पूरे होंगे ना जब छुट्टी का दिन बहुत लंबा होगा। मेरा तो छुट्टी का दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है। जी देखें, छुट्टी के लिए सबसे पहले तो समझें कि छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है, ये वर्ड अगर हम देखें इट्स कॉल्ड मिनी वेकेशन ना, और वेकेशन को अगर हम कहें तो अपने आप को खाली करना, ठीक है, विकेट से निकला है ना ये वर्ड। तो कोई भी स्ट्रेसेस हैं पूरी वीक की, जो टेंशन्स हैं, आपने इस दिन को अपने आप को उसमें से खाली करना होता है। अब आपने जो बताई हैं इतनी सारी बातें, मैंने तो वाकई कभी सोची नहीं कि हाँ एक दिन में क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं, करने वाली होती हैं। आपको करना होता है कि जो चीज़ आपके लिए, हाँ, आपको वो चीज़ पिक करनी है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैप्पीनेस दे। और जो आप बात कर रही हैं कि इतनी सारी चीज़ें करने के लिए क्या है, तो आई वुड सजेस्ट एक टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम ब्लॉक।
कि आपने 2 घंटे रख दिए हैं इसके लिए, 1 घंटा आपने इसके लिए रख लिया, मगर दिन में आपने 2 या 3 से ज़्यादा अपने टाइम ब्लॉक नहीं करना है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको 3 जगह पे टाइम ब्लॉक करना होगा। एक आपको अपनी पर्सनल के लिए, अपनी ज़ात के लिए, जो आपको पसंद है, आपको बुक पढ़ने का शौक़ है, आपको कुकिंग का शौक़ है, व्हाटसोएवर यू लाइक, आपको बैठने के बस कुछ भी ना करने, डू नथिंग वाला है, बस आप बैठे हुए हैं एक जगह पे और देख रहे हैं, घूर रहे हैं एक चीज़ को, अब उसका शौक़ है तो उसके लिए ज़रूर टाइम निकालें, कम से कम घंटा 1.5 घंटा। दूसरा, आपको जो कहा जाता है कि खुशी सबसे ज़्यादा जो देती है वो आपकी अपनी फैमिली देती है। फैमिली के साथ अगर वक्त स्पेंड होता है तो आपको उसके लिए अगर आप करें। और तीसरी, कोई ऐसी डेवलपिंग चीज़ जो कि आपको लॉन्ग टर्म में, जो आप हमेशा सोचते रहते हैं ना कि भाई मेरे पास कभी वक्त होगा बहुत ज़्यादा तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी, इस चीज़ पे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला जाए। तो ये 2-3 चीज़ों पे अगर आप टाइम निकालते हैं, और अगर कभी मूवी एक वीक में मिस होती है तो कोई मसला नहीं है, आप अगले वीक पे प्रॉपर वो प्लान कर लें। तो टाइम ब्लॉक आई वुड सजेस्ट। देखिए, आप मूवी मिस करने की बात कर रहे हैं, पूरी फैमिली सिर्फ वेट कर रही होती है कि भाई कब आपकी इतवार की छुट्टी होगी और हम थोड़ा सा एंटरटेनिंग माहौल बना सकेंगे, थोड़ा एंजॉय कर सकेंगे। जहाँ तक खुशी की बात है, मुझ समेत जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं, हमारे सामने जो टीम मौजूद है, कैमरामैन जो मौजूद है, हर शख्स छुट्टी का इंतजार इसलिए करता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है सबसे ज्यादा सोने में। तो मुशीर सारा, हमें तो सोने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, तो टाइम को मैनेज हम फिर कैसे करें? देखिए, टाइम मैनेज करने के लिए पूरा वीक है आपके पास। वीकेंड के ऊपर टाइम के बारे में इतना ध्यान ना दें, और अगर आप चाहते हैं कि अपना जो संडे है उसको ज़रा आराम से ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें, तो जो आपके वीक डेज़ हैं उसके अंदर एक एक करके अपनी जो ग्रॉसरी की लिस्ट है या और चीज़ें हैं उनको वहाँ पर कर दें, और अपना जो संडे है उसको एंजॉय करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयबल चीज़ों को रखें, मेडिटेशन को रखें, लॉन्ग वॉक्स पे जाएं, बजाय इसके कि उस दिन आप सोच रहे हैं कि राशन लेके आना है, बच्चों की फ़लाँ चीज़ करनी है, इस तरह की चीज़ें। तो अब तो लेट नाइट भी मार्केट्स ओपन होती हैं, तो आप अगर डेली लाइफ के अंदर भी अगर वीक में 1-2 दिन आप कोशिश ये करते हो कि आप रात में अपनी फैमिली के साथ 1-2 घंटे किसी काम के लिए जाओ, लेकिन वो भी आपका आउटिंग में कंसिडर होगा, और जो कि आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज देखो, ब्रेन है, उसको हम डॉज करेंगे, हम उसको कहेंगे कि हमने तो मंडे को भी थोड़ा एंजॉय किया था और हमने जो है वेडनेसडे को भी एंजॉय किया, तो संडे तक के लिए वो ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होगा, और आपकी जो डेली रूटीन के काम है वो आप ऐसे तरीके से और अच्छे मूड के साथ करने के काबिल हो जाओगे। सही है, यानी कि ये ज़बरदस्त तरीका है। मगर जोया, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। बहुत सारी ख़वातीन जो कि मैरिड हैं, देख भी रही हैं, उनको ये होता है पूरे हफ्ते में शौहर का पीछा करती रहती हैं, भाई हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। शौहर का एक ही जवाब होता है, मेरे शौहर का भी एक ही जवाब होता है कि ग्रॉसरी करनी है, चलो संडे। अब संडे को ग्रॉसरी नहीं करेंगे तो फिर वो पूरे हफ्ते के काम कैसे निपटेंगे, किचन कैसे चलेगा हमारा? ग्रॉसरी तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हाँ, ग्रॉसरी बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, मतलब आप सुबह जो नॉर्मली हम लोग जैसे सुबह उठते हैं सवेरे 8:30 पे, या मैंने देखा है यूजुअली लोग संडे वाले दिन मतलब पूरा दिन सोते सोते गुजारते हैं और फिर शाम में उठ के वो ग्रॉसरी पे जा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि जो रोज़ाना की जो रूटीन है उनको वही फॉलो करनी चाहिए। अगर सुबह 8 बजे उठते हैं तो उस दिन भी 8 बजे उठना चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग इन मॉर्निंग वो दोपहर में भले सो जाए और उसी रूटीन को फॉलो करें, ग्रॉसरी लेने चले जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लें। इसके अलावा जो चीज़ें, जो शौक है, प्रॉबेबली कोई क्लब है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अपने आप को दुनिया से मतलब कनेक्टेड रखें, कोई सोशल लाइफ है उसमें इन्वॉल्व, बिकॉज पूरे हफ्ते इन सारी चीज़ों का टाइम नहीं होता। बिल्कुल। एंड आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, या काफ़ी सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जो मतलब अपने बड़े बुजुर्गों से दूर रहती है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके पास चला जाना चाहिए। तो आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द लाइक फ्रूटफुल वे। चलिए ज़रा अब किचन एक्टिविटी से बाहर थोड़ा निकलते हैं, ग्रॉसरी सेक्शन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। उस्मान गुलजार साहब, मुझे ये बताएं, छुट्टी का एक दिन है और दोस्त भी आपका इंतज़ार करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी आपका इंतज़ार करते हैं, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आपको वक्त दिया जाए, तो कितना ज़रूरी होता है इन तमाम लोगों के लिए वक्त निकालना? देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई वुड से कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमें इंसान को जो सबसे ज़्यादा खुशी देती है ना, वो चीज़ें नहीं देती, वो आपको अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड करना जो है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है। मगर जब आप इसको टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ये एज अ बोझ ना हो। जिस तरह कि आपने अपने ऑफिस में जाना होता है कि भाई आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने जाना होता है, तो आपके वो लव्ड वंस की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। जैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर, आज भी मैं आई एम प्लानिंग टू मीट
माय फ्रेंड्स वीकेंड में, तो कोशिश ये होती है कि उनके साथ वक्त गुजारा जाए और वो आपको रिफ़्रेश करते हैं, वो आपको री एनर्जाइज़ करते हैं। देखें, ज़रूरी चीज़ होती है कि छुट्टी वाले दिन कोई भी चीज़, मेरी अपना उसूल ये होता है कि मैं कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं करता, क्योंकि पूरा वीक आपका जो है ना वो अर्जेंट काम में चल रहा होता है कि जी फौरी करना है, ये करना है, ये करना है, जो आपको स्ट्रेस दे रहा होता है। इसको मैं रखता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट काम है ना आपकी ज़िंदगी के लिए, सबसे अहम तरीन चीज़ क्या है, जल्दी नहीं है। तो जैसे ग्रोसरी की आपने बात की, तो आई वुड नेवर लाइक टू गो फॉर ग्रोसरी ऑन संडे। सुपर स्टोर्स खुले हुए हैं, रात के वक्त आप थोड़ा सा टाइम निकाल के सारे मर्दों का मसला है, रात के वक्त चले, संडे की सिर्फ एक छुट्टी होती है, ग्रोसरी करने क्यों जाएं? मैं तो नहीं जाऊंगा जी। तो इसको मैनेज करना ना क्यों करने जाएं वाकई। तो और वो फिर हम लोगों ने ही इसको सॉल्व करना है कि आपने, जैसे मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं वीक डेज के अंदर जो है ग्रोसरी लेके आनी है, और मगर छुट्टी वाले दिन ये इतवार बाजार। और दूसरी वजह ये कि इतना रश होता है, आप कहीं चले जाएं, वो आधे घंटे का काम जो है आपको 3 घंटे में आपका हो, आपकी सारी छुट्टी, उसके बाद आपने आके सोना ही है और आपने कहना है कि मेरी छुट्टी तो ज़ाया हो गई। तो थोड़े से ज़्यादा, मतलब मैं कहता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि बाज़ारों में ना जाया जाए, अपनी जेब से थोड़ा सा ऊपर करके आप मार्केट से जाके ले आएँ, या आप वही जो जिस तरह मशीद ने कहा कि सुबह सुबह जो है आप चले जाएँ, या उस टाइम पर जाएँ जहाँ पर आपको इतना रश ना मिले। तो दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक टू स्पेंड। अर्जेंट चीज़ों पे ना वक्त को स्पेंड हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हो। ओके। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। घरों में जो काम करने के लिए ख़वातीन आती हैं, या कहीं पर भी काम कर रहे हैं मर्द हज़रात जो बहुत छोटी मोटी, या आपने जिन गरीब अहबाब के हवाले से बात की है, डेफिनेटली हर शख्स का छुट्टी को स्पेंड करने का अपना एक तरीक़ा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, इतवार का इंतज़ार इसलिए करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि जी अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे। तो हर शख्स का एक अपना तरीक़ा होता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं ज़ोया, अब जिस तरह से मेरे एक भाई ने प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बात की, हमारे यहाँ तो ये होता है कि हफ्ते वाले दिन भी ढेरों काम थमा दिया जाता है कि भाई छुट्टी है आपकी कल, मगर काम करके आपने पीर वाले दिन आना है। अब बंदा इतवार को छुट्टी इंजॉय करे या ऑफिस का काम करे, कितना नुकसानदेह होता है ये? अच्छा, मेरे ख्याल से ये कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। जैसे मैं आई एम अ वेडिंग प्लानर, तो हमारी कोई संडे कोई सैटरडे कुछ नहीं होता, सारा दिन वर्किंग मतलब होता है। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे लोगों का मसला है, वो समझते हैं कि जितने आवर्स वो स्पेंड करेंगे उतनी वो लॉयल्टी शो होगी। उनको टाइम मैनेजमेंट, और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क बेस्ड काम होना चाहिए, ना ही कि टाइम बेस्ड। मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता, बस वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं दिखाने के लिए कि हमने इतने आवर्स सर्व किए। सो ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे है ना लोगों को हायर करना चाहिए और पे करना चाहिए, ना ही कि टाइम बेसिस पे, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी है कि आपका ये काम है, आपकी मर्ज़ी, आप कितने घंटों में करते हैं, आप घर में करना चाहते हैं, आप घर में करना चाहते हैं। तो इससे क्या है, मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होगी, और जो टाइम हम जो वीकेंड का इंतज़ार कर रहे हैं वो टाइम स्पेंड करने के लिए, हम नॉर्मल डेज़ में भी वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और ग्रॉसरी के लिए। हाँ, स्पेशली ग्रॉसरी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिग फैक्टर। अच्छा, मुझे उस्मान गुलजार साहब आप ये बताइए, अपने पैनल में एक आदमी को इसलिए भी रखा ताकि लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। भी आदमियों से भी आप सवाल करते हैं, अगर ख़वातीन से आप सवाल करते हैं, उस्मान से मुझे यह बताएं कि एक दिन होता है पूरा हफ्ता घर की ख़वातीन काम कर रही होती हैं। अगर आप बेगम वाले हैं तो बेगम आपकी पूरा हफ्ता काम करती होंगी, या अम्मा पूरा हफ्ता काम करती होंगी। तो इतवार के दिन में इंतज़ार होता है कि बस बेटा या मेरा शौहर जो है वो थोड़ी किचन में मेरी हेल्प करेगा, मैंने तो पूरा हफ्ता काम किया। आप किचन में हेल्प करते हैं कि चले छुट्टी है आप लोग एंजॉय करें, या फिर बाहर से खाना आ जाता है? ख़वातीन तो छुट्टी वाले दिन खाना नहीं बनाती है, मैं आपको बता दूं। जी, मुझे शायद मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे, नहीं, आई बीन वेरी बैड एट इट। मैं कुकिंग में मैंने कभी ट्राई नहीं की ये वाली चीज़, और मुझे शौक़ रहता है कि मैं शायद सीखूं, मगर अब मुझे घर वाले घुसने भी नहीं देते किचन में कि नहीं, अच्छा है कि आप वहीं पे रहें, ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी अगर आप किचन में घुसे तो बट मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो इतवार वाले दिन अपनी कुकिंग करते हैं। मेरा अपना प्लान ये होता है कि मैं फैमिली के साथ जब मैं अपने सिटी में मौजूद होता हूँ तो कोशिश होती है कि 3-4 घंटे जो है आउटिंग के लिए जाएं, बाहर चले जाएं, जिसमें शाम के वक्त मतलब असर के बाद हम चले जाएं और बच्चों को पहले पार्क लेके जाएं, कहीं भी। जैसे अभी खातून ने सवाल किया कि गरीब और अमीर के वाले से, सो आई बिलीव कि इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस। अगर हम बात करें तो हर शहर में आप देखें तो छोटे छोटे पार्क्स मौजूद हैं
तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनके साथ खेलने की ज़रूरत है। बच्चों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कितनी महंगी है। बच्चों को बच्चे वो कहते हैं कि उनको टाइम मिलना चाहिए और उनके अपने लव्ड वन के साथ उनको खेलने का वक्त मौजूद होना चाहिए। तो उसके बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि हम लोग डिनर करने के लिए या छोटा मोटा घर में मंगवा लिया जाए, तो ये होता है। बट मैं अगर देखूँ तो वाकई ख़वातीन जो है संडे वाले दिन भी काम कर रही होती हैं, और ख़ासतौर पर जब मदर्स की बात करें तो उनके लिए तो शायद इट्स जस्ट अनदर डे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है मदर्स ख़ास तौर पे वाइफ जैसा मेरी बच्चों के साथ मौजूद होती है, तो वो उनसे तो उनको छुट्टी नहीं मिलती। कोशिश करता है मर्द कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे और अपने उनको टाइम दें, मगर कुछ मसला होता है तो बच्चे फिर भी माँ के पास ही जाते हैं। तो आई डू अंडरस्टैंड कि ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है, सारे दिन है वो सारे एक जैसे। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है अजीमुल्लाह, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी मेरे भाई अजीमुल्लाह, बात कीजिए। माशाल्लाह मैडम, प्रोग्राम मेरे को बहुत पसंद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात क्या करेंगे मेरे भाई, और टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर लें आप, फिर बात हो सकेगी आपसे। तो चलिए मोहम्मद आसिफ नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी आसिफ, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हॉबीज होती है ना, तो संडे के दिन वही हॉबीज पे वर्क करना चाहिए। मेरी हॉबी ये है कि मेरा एक गार्डन है घर में छोटा, तो मैं अपने पौधे वगैरह संभालता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ, और घर में जितने भी के काम करने वाले आते हैं मेरे, उनको सबको मैं छुट्टी पे मतलब भेज देता हूँ। ज़बरदस्त, यानी कि आपकी तो बड़ी हेल्दी किस्म की एक्टिविटी है। थैंक यू आसिफ, आपने भी अपना शेयर किया हमारे साथ एक्सपीरियंस कि आप छुट्टी कैसे गुजारते। तो मशीयत ये तो वाकई बड़ी हेल्दी और बेहतरीन किस्म की एक्टिविटी है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कह सकते हैं कि छुट्टी वाले दिन ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं? वो अच्छा, छुट्टी वाले दिन एक ही है कि अगर आप शेयरिंग करते हैं अपनी जो स्ट्रेसर्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो वीक के अंदर आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई भी ऐसे लोग या अपनी फैमिली के साथ आप शेयर करें। और एक्सचेंज ऑफ आइडिया जो है आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपको सपोर्ट फील होती है कि येस मेरी बैक के ऊपर ये लोग मौजूद हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ होता है, और जो नेक्स्ट आगे टाइम है उसके अंदर आप ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी मैं आइडिया नहीं दूंगी कि एक्सपेंसिव जगहों पे जाना ही आउटिंग है। आप घर के अंदर बच्चों के साथ डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, फैमिली गेम्स जो है आप करा सकते हैं। अब आजकल तो टीवी के ऊपर भी डिफरेंट गेम शोज़ के अंदर आइडियाज़ दिए जाते हैं जो विद इन द फैमिली आप पेरेंट्स बच्चे मिलकर खेल सकते हैं, जस्ट टू एंजॉय एंड रीगेन योर एनर्जी जो आपने जो है ड्यूरिंग द वीक खो दी है। अब इंटरनेशनल स्टडीज़ यही कहती हैं कि आप जितना ज़्यादा एक ग्रेटिट्यूड शो करें, अगर आप जॉब पे भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपके पास जॉब है। ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट करना आपको हैप्पी बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इन चीज़ों को जो है नोट डाउन करें, और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको नोट डाउन करके पूरी प्लानिंग के साथ जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम पे आप मैनेज कर पाओगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। शार्पली मुझे सब अपने मेहमानों का आंसर चाहिए। जोया, आप अपनी छुट्टी का दिन कैसे गुजारती हैं? मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे वर्किंग है, तो मतलब संडे वाला दिन ही एक दिन होता है जिसमें हम सब मिल के मतलब टाइम स्पेंड, हम लोग कोशिश करते हैं कि नाश्ता साथ कर लें या नाश्ते पे कहीं चले जाएं। उसके बाद ग्रॉसरी वाली चीज़ है, सब हम मिल के मतलब जितने भी हमारे हमें फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, इसके अलावा मेरे हस्बैंड, हम चारों ही वर्किंग है। तो फिर जब संडे वाले दिन होता है हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक साथ गुजारें। वेब सीरीज़ देख ली, थोड़ा सा मतलब चिलिंग कर ली, बुक्स पढ़ ली, थोड़ा सा आउटिंग पे चले गए, जो चीज़ पूरे हफ्ते में मतलब नहीं की तो हम कोशिश करते संडे वाले दिन वो सारी चीज़ें कर लें। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक में जो करना है उसके टारगेट सेट कर ली कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसी तरह चिलिंग करते हुए पूरा मतलब वीकेंड गुजर जाता है। उस्मान गुलजार साहब, आप अपने संडे की प्लानिंग कैसे करते हैं? सैटरडे को करते हैं या पूरा हफ्ता सोचते हैं कि भाई मैंने संडे को क्या करना है, और संडे को बेहतरीन एक्टिविटी आपकी क्या होती है? जी, मैं वैसे रोज़ाना ही कुछ ना कुछ लिखते ही रहता हूँ कि अगले दिन कैसा गुजारना है, क्या करना है। बट संडे या सैटरडे जो है वो आपको एक रिफ्लेक्टिव टाइम देता है जिसमें आप अगले वीक के बारे में थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छा होता है कि अगर आप सैटरडे संडे को सिर्फ आधा घंटा निकाल के आप अगले वीक को प्लान कर लें। मेरा जो सबसे बेहतरीन टाइम होता है, बहुत कम होता है ऐसा, बट कोशिश होती है कि हर संडे या हर सैटरडे जो है मैं करूँ 2 से 3 घंटे, जिस तरह मैंने कहा, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना, और आउटिंग के लिए घर से बाहर निकल के। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट मैं दूसरों को भी सजेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पे मर्दों को,
कि मोबाइल को छोड़ के जिसको हम कहेंगे ना कि डिजिटल फ्री होके अपनी क्वालिटी टाइम जो है फैमिली के साथ स्पेंड करना, अपनी मदर के पास जाके बस बातें करना शुरू कर दे, फादर के साथ बस बैठना, क्या हुआ आपका पूरा वीक कैसा गुजरा, अपने बारे में बताया, मगर डिस्ट्रैक्शन से हट के। और जब फ़ोन कोई आ रहा है तो आप उसको साइलेंट में करके बाद में कॉल दे लें। जब भी आप फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो अनलेस कि इट्स एन इमरजेंसी आप ना उठाएं फ़ोन, आप जाने दें उनको, बाद में कॉल बैक कर लीजिएगा। तो आई थिंक जो वीकेंड का टाइम है फैमिली के साथ और फिर पर्सनल रिफ्लेक्शन जो है वो ज़रूरी है कि मैं जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर गौर करें तो ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी वक्त है। और हम हर बंदा ना वक्त गुजारना चाहता है, अगर मुझे ज़िंदगी मिले 100 साल जीऊँ। बिल्कुल। तो अगर आपके पास वक्त अपना आ गया है सैटरडे संडे को और फिर भी वो आप समझते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, तो आप ज़िंदगी तो एक तरह से ज़ाया आपकी हो रही है। तो आपको ज़िंदगी में कुछ आपको कंट्रोल चाहिए और जो आपको दिल करता है करने का वो आप स्पेंड वो आप ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए। जो आपको इमरजेंसी कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं, तो फ़ोन को या तो आप साइलेंट कर दें या फ़ोन को साइडलाइन कर दें या फिर आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। बहुत शुक्रिया ज़ोया ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान गुलज़ारी साहब, थैंक यू सो मच। मुशीर ज़ारा काज़मी, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। तो छुट्टी का दिन है कल और बहुत सारे लोगों की छुट्टी आज हो चुकी है। कोशिश कीजिए कि आपकी छुट्टी का दिन ज़बरदस्त होना चाहिए। दोस्तों को वक्त दीजिए, फैमिली को वक्त दीजिए और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। कुछ आउटिंग कीजिए, कुछ एंजॉय कीजिए। यही ज़िंदगी है और इसी ज़िंदगी में बहुत मज़ा है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे बहुत सारी और अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिटेल से बात करना भी बाकी है। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अभी मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उस न्यूज़ की वजह बनने वाले वो सुपर हीरोज़ हैं, वो भी हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका भी मैं तारुफ आपके साथ कराऊंगी, मगर मैं बता दूं कि ये जो हीरोज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं ये दोनों नौजवान हैं। पेशे के एतबार से दोनों ही इंजीनियर्स हैं। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है। इन्होंने एक बायोनिक हैंड तैयार किया है माजूर अफराद के लिए, जो वाकई ओरिजिनली काम करता है। जिस तरह से हमारा असल हाथ आप देखते हैं काम करता है, इसी तरह से ये हाथ भी काम करता है। मगर इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी इंस्पिरेशन क्या थी, कितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं जो अब तक ये समेट चुकी हैं, इसको बनाने का मकसद क्या था और इसके लिए कितनी तगोदो करनी पड़ी, कितनी मुश्किलात फेस करना पड़ी और कितना वक्त दरकार था इस चीज़ को बनाने के लिए। तो मैं अपने इन दोनों हीरोज़ का तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। ये दोनों ही मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं अवैस हुसैन। बहुत शुक्रिया अवैस, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ अनस नियाज़ भी मौजूद हैं। अनस, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा अवैस, मुझे ये बताएगा बायोनिक हैंड, लोगों की ज़रा इंफॉर्मेशन के लिए बताएं कि ये हाथ काम कैसे करता है। अच्छा देखें, एक आम फहम अल्फाज में प्रोस्थेटिक आर्म्स राजाओं के ज़माने से और बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन बायोनिक आर्म्स जो है वो आपके ब्रेन सिग्नल्स के ऊपर वर्क करता है। ठीक है। वो इस तरह से है कि आप अपना प्रोस्थेटिक आर्म अपने हाथ में जो है वो फिट करते हैं, सेंसर अपना टाई करते हैं, तो जो सिग्नल आपके ब्रेन से जनरेट होता है वो सिग्नल एक्सट्रैक्ट करता है वो प्रोस्थेटिक का जो सेंसर है और फिर वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है मोशन के अंदर। सो हम ब्रेन कंट्रोल प्रोस्थेटिक जो है दैट्स कॉल्ड बायोनिक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अनस, मुझे आप ये बताएं कि हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो इस तरह से वर्क कर रही होती है वो बैटरी से रिलेटेड होती है, उसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है और फिर चार्जिंग वगैरह आपको करनी पड़ती है। ये बायोनिक आर्म जिसकी आप बात कर रहे हो, हम दिखा भी रहे हैं अपने देखने वालों को, इसमें भी कोई बैटरी डाली जाती है? अगर ऐसा है तो इसकी चार्जिंग का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से ये वर्क करता है फिर? अच्छा देखें, सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि हम इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में डिज़ाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि देखने पड़ते हैं। यूजुअली लोगों के पास अगर हम बैटरी तो ऑब्वियसली है क्योंकि इसके अंदर मैकेनिज़्म है, मोटर्स हैं, सर्किट्स हैं, वो सारी चीज़ों ने ऑपरेट होना है। तो उसके लिए हमने बहुत इजी वे निकाला है, क्योंकि जब हमने देखा कि आपके जो सेलफोन है उसके अंदर जो मैक्सिमम वेट होता है वो बैटरी का ही होता है, तो हमने उस बैटरी को निकाल के और लोगों की पॉकेट में रखवा दिया, जो आर्म से निकल के पॉकेट में आ जाए, ताकि वो जब उस आर्म को पहने तो उनका वेट भी लाइट रहे। और जो नॉर्मल पावर बैंक होता है आपका, जो आप नॉर्मली अपने सेलफोन के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, अब वो आपके ऊपर है। लेट्स सपोज अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अगर ज़्यादा बैटरी चाहिए तो आप बड़ा पावर बैंक ले लें मार्केट से, जो बहुत ईजीली अवेलेबल है। और अगर जो हम नॉर्मल एक पावर बैंक देते हैं स्टैंडर्ड साइज़ का, वो ऑलमोस्ट 12 आवर्स का आपको बैकअप दे रहा होता है, विच इज़ लाइक ऑलरेडी इनफ।
लेकिन अगर आप कहीं और जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मार्केट से कोई भी पावर बैंक ले सकते हैं। यानी कि इस तरह से आप लोगों के लिए काम कर सकता है। अब इस मुझे ये बताएं, जिस तरह से हमारा ओरिजिनल हैंड होता है, ये हमारे दिमाग के साथ इस तरह से कनेक्ट होता है कि हम कुछ चीज़ सोचते हैं करने के लिए, बुलंद करते हैं अपना हाथ और वो काम कर लेते हैं। जब बायोनिक आर्म किसी को लगाया जाएगा तो वो किस तरह से आपके दिमाग के साथ कनेक्ट होगा? अच्छा, देखें जिस तरह से एक सिस्टम होता है कि आपका ब्रेन सिग्नल जनरेट करता है और वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है आपके नर्व्स के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, और फिर वो नर्व्स के थ्रू वापस ट्रांसमिट होता है उस इंडिपेंडेंट मसल के ऊपर। लेट्स सपोज अगर मैं इंडेक्स फिंगर बंद करने लगा हूँ तो मेरा एक सिग्नल जनरेट होगा जो मेरे यहाँ पे इस मसल्स के ऊपर आएगा और यहाँ पे से वो मसल को जो है मूवमेंट कराएगा, जिसकी वजह से हमारी फिंगर क्लोज और ओपन होगी। सो जब एक बायोनिक आर्म होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके लास्ट पॉइंट तक सिग्नल आता है, लेकिन क्योंकि उसके आगे की जगह अवेलेबल नहीं होती, वो आर्टिकुलेट हो चुकी होती है, बाय बर्थ वो फॉर्म नहीं हुई होती, तो लास्ट पॉइंट तक तो सिग्नल आता है क्योंकि वहाँ तक ट्रैक मौजूद होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस लास्ट पॉइंट से उस सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने सेंसर्स के थ्रू, उनको हम प्रोसेस कराते हैं और फिर अपनी मोटर्स को एक्चुएट कराते हैं। तो इस तरह से वो प्रोसेस कंटिन्यू होता है और वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है। अनिस, मुझे आप ये बताएं कि ये हाथ जो आप लोगों ने बनाया, बायोनिक हैंड बनाया, बायोनिक आर्म बनाया, इसको बनाने का ख्याल कैसे आया और फिर प्लान किस तरह से किया और इसको ओवरऑल बनाने में आपका खर्च कितना आया, कितना एक्सपेंस हुआ आपका? देखें, इसको जब हम ग्रेजुएशन कर ही रहे थे, जब यूनिवर्सिटी में थे, तो हमने 3rd ईयर में अपनी एक कंपनी फॉर्म की प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें उनकी प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग के नाम से, विस्कस के नाम से। फिर हमने किया ये कि हमारे पास एक 5 साल का बच्चा मीर बयान बलोच आया और उसके फादर ने कहा कि जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते ही हैं और रोबोटिक्स पे काम करते ही हैं तो क्यों ना आप मेरे बेटे के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म बनाएं। तो हमने कहा चलें ठीक है, हम कोशिश करके देखते हैं। और हमने जब उस आर्म को बनाया तो वो स्टोरी इतनी ज़्यादा लोगों ने मतलब कि शेयर की और हमें अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है और वो हमसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर हमने इसको एक डिफरेंट अपना स्टार्टअप बनाया बायोनिक्स के नाम से, और उसको अब हम समझ लें कि पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा बहुत कम ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो जहाँ पे उन्होंने हमारे बारे में पब्लिश नहीं किया, और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। हमारी जहाँ तक कॉस्ट की बात है तो ये 3 साल की हमारी कंटिन्यूस रिसर्च और एफर्ट है जिसकी वजह से आज हम आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं और आपने हमें इनवाइट किया है। तो उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा तो हम खुद भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हमने थोड़ी थोड़ी अर्निंग जमा करके अपनी R&D के ऊपर रिसर्च के ऊपर लगाई उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों की होप इतनी ज़्यादा थी हम लोगों से कि हम उनको मना भी नहीं कर सकते थे, और ये काम हमने एज अ चैलेंज भी लिया हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है, कॉस्ट का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर आप वैसे देखा जाए, अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनली इसकी जो कॉस्ट होती है वो $10,000 से $50,000 तक का एक प्रोडक्ट मिलता है, उसमें रिसर्च की कॉस्ट शामिल नहीं होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम लोगों ने खुद से अपनी एफर्ट करके, सेल्फ एफर्ट करके, सेल्फ जो जमा करते थे, जो कमाते थे, उसको रिसर्च में लगाते थे। एंड अल्लाह का शुक्र है हम इसको इस लेवल पे लेकर आ गए कि अब हम दुनिया में इस चीज़ से रिकग्नाइज़ किए जा रहे हैं। ज़बरदस्त। जिस तरह से आपने बात की अवैध, सभी जिस तरह से हम लोगों ने आपको इनवाइट किया, डेफिनेटली देखने वाले सब लोग आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी मेहनत को, आपकी एफर्ट्स को। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप लोगों से क्या किसी ने रब्ता किया? अगर किया तो उनके क्या अल्फाज थे आप लोगों के लिए, और फ्यूचर प्लान्स के लिए आप लोगों के लिए कुछ उन्होंने डिसाइड किया, कोई मीटिंग की आपसे, कुछ इस तरह की आपको अप्रिसिएशन दी? देखें, जहाँ तक गवर्नमेंट लेवल का ताल्लुक है तो आज भी हम पाकिस्तान के अंदर शायद अपनी चीज़ों को इसलिए बहुत ज़्यादा आराम से कंटिन्यू कर पाए क्योंकि एक इदारा है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर NIC के अंदर, NED यूनिवर्सिटी के अंदर, और दूसरा है ICCBS टेक्नोलॉजी पार्क जो कि वाक़ है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। सो उन्होंने हमें लो कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्पेसेस प्रोवाइड की जहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी आराम से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से अभी तक हमें सिर्फ इसी जगह तक जो है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। उसके अलावा गवर्नमेंट से मुलाकात काफ़ी हुई है, चीज़ें हुई हैं, बट वो अल्टीमेटली वही एक नॉर्म्स होते हैं कि मीटिंग्स और फिर वो सारे अपने सर्कुलर्स जारी होते हैं और चीज़ें होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ नहीं हुआ। बट वी आर होपफुल फॉर गवर्नमेंट कि इंशाल्लाह देयर इज़ अ न्यू गवर्नमेंट और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह जब टेक्नोलॉजी की बारी आएगी तो डेफिनेटली शायद कुछ बेहतर हो सकता है, ख़ासतौर पे उन बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिक्यूशन से या इस तरह की चीज़ों से माजूरियत का शिकार हैं,
तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं उस चीज़ की तरफ कि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिल सके, गवर्नमेंट की कुछ हेल्प हो सके। मगर अनिस मुझे ये बताएं, जो लोग खुद से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या अपने बच्चों को या खुद वो बायोनिक आर्म या हैंड लगवाना चाह रहे हैं, अगर वो खुद आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है और उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, कितना टाइम टेकिंग होगा ये सारा इशू? देखें, अभी जो हमारे पास करंटली सोल्यूशन हमने डेवलप किया है आफ्टर 3 इयर्स ऑफ रिसर्च, तो वो उन लोगों के लिए जिनकी एल्बो जॉइंट मौजूद होती है। ठीक है। उससे ऊपर इस वक्त हम स्टिल रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से उसको पूरा करें। तो हम करते ये हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पे जाते हैं bionics.org पे, और के से बायोनिक्स है। इसके अलावा जो है हमारे फेसबुक पे भी चले जाते हैं। इसके अलावा वहाँ से हमें व्हाट्सएप करते हैं उनकी पिक्चर्स, और वो पूरे पाकिस्तान से फिर हम देख के बता देते हैं कि अच्छा ठीक है, उनकी मूवमेंट कैसी है, क्या उनका प्रोस्थेटिक आर्म लग भी सकता है या नहीं लग सकता है इस स्टेज पे। फिर हम उनको 10 दिन के लिए कराची बुलाते हैं और वो कराची में 10 दिन स्टे करते हैं, और फिर उनको प्रोस्थेटिक आर्म लगता है जिसमें उनका ट्रेनिंग भी शामिल है, उनकी समझ लें कस्टमाइजेशन भी शामिल है। सारी चीज़ें उस 10 दिन के अंदर हो जाती हैं, एंड देन उनकी एक न्यू लाइफ शुरू हो जाती है उस 10 दिन के बाद। ठीक है, तो चलिए, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, देखने वालों की बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को इसी तरह से कामयाब करता रहे और इसी तरह से आप अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहें, इस मुल्क की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया अवैस हुसैन आपका, अनिस नियाज़ आपका भी बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। चलिए जी, बालों की खूबसूरती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फेस के ऊपर तो हम सब बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के फेस वॉशेस होते हैं, डिफरेंट किस्म की आइटम्स होती हैं जो मुंह पे लगा रहे होते हैं, मगर इस खूबसूरती का फ़ायदा तभी होता है जब आपके बाल भी खूबसूरत हों। वो बाल लड़कियों के भी हो सकते हैं, वो मर्द हज़रात के भी बाल हो सकते हैं। भाई बाल किसी के भी सर पे अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि जिसके बाल बड़े खूबसूरत हैं। और मैं वाकई किसी खातून के अच्छे बाल देखती हूँ तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि यार आपने अभी तक अपने बाल बचाए हुए। मेरे बालों में तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं रह गई, तो मेरे बालों में ख़ास बात किस तरह से हो सकती है, तो उसके लिए हमारी बहुत ही प्यारी हर्बलिस्ट आपा डॉक्टर बिल्किस आपा हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और आपा से पूछते हैं कि जी बालों को कैसे खूबसूरत किया जा सकता है। आपा, मैंने बहुत सारे शैम्पू ट्राई किए हैं, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूँगी मैं। आपा, बहुत अपनी परेशानी में आपको वेलकम करना भूल गई ना। तो आपा, मैंने बहुत सारे शैम्पू ट्राई किए हैं, सभी शैम्पू डेफिनेटली किसी ना किसी तरह अच्छे होते हैं, मगर अब मुझे वो शैम्पू चाहिए जो मेरे बालों को अच्छा कर सके। तो मैं अपने बालों को कैसे अच्छा करूं? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। असल में हम बहुत चीज़ों के चक्कर में पड़ के जो पुरानी चीज़ें थी ना उनको भूल गए। तो पहले हम ये कहते कि हमारी नानी के बाल बहुत अच्छे थे, हमारी दादी के बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे बाल अब वो वैसे नहीं रहे। पहले गिरते थे बाल तो टीन एजेस में नहीं गिरते थे, यानी 30-40 में जाकर कुछ बाल गिरते थे। तो मैं आज आपको वही चीज़ें बताऊंगी जो हम भूल गए और उसको मॉडिफाई करके जो जदीद साइंस ने और चीज़ें रिसर्च की हैं तो वो सारी चीज़ें बताऊंगी। लेकिन मेरा ज़्यादा कोशिश होगी कि वो चीज़ें जो हम कहीं कोनों में हमने फेंक दी है उसको दोबारा से लेकर आके आपको बताएं कि वो चीज़ें कितनी अहमियत के हामिल थी और उन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता था। बस उन चीज़ों की एक ये ख़ामी होती थी कि उसको निकालना, धोना, ये सब मुश्किल होता था। तो उसका भी हल आज बताएंगे कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मगर उन चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकें और आपके बाल लंबे, घने, मजबूत और देर से जाके फिर वो वाइट होना शुरू हो। ठीक है, तो आपा हमें बताएं ना फिर आप कि सबसे पहले हम गलतियाँ कौन सी करते हैं? बिल्कुल। ये भी अच्छा, सबसे पहले मैं बिल्कुल जी बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले शैम्पू, बच्चों का आप कौन से शैम्पू यूज़ करेंगे? कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी होता है ना कि माइल्ड शैम्पू होता है, लेकिन आप घर में कौन सा शैम्पू बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आंवला, रीठा, सिकाकाई उनके लिए भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तेज़ होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, तो उनके लिए मैं आपको शैम्पू बनाना बता रही हूँ। बहुत ही ईजी शैम्पू है, मुल्तानी मिट्टी, उससे अच्छा शैम्पू कोई नहीं है। मुल्तानी मिट्टी को आप पानी में भिगो दें और खाने का सोडा इसमें डाल दें, बच्चों का, न्यूबॉर्न बेबी का शैम्पू तैयार हो गया। थोड़ा सा लिया, सर पे लगाया,
लेकिन इसमें खाने का सोडा जब आप मतलब के सर पे लगाएं और उसको मिक्स कर लें खाने का सोडा, उनके बाल साफ़ हो जाएंगे, उनकी जल्द साफ़ हो जाएगी और उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपा ये तो कैसे पता चलेगा कि पानी कितना लेना है, मुल्तानी मिट्टी उसमें कितनी डालनी है और खाने का सोडा कितना डालना है, ये कैसे पता चलेगा? मैं आपको बता देती। अच्छा ये देखें, ये आपने भिगो दिया ना, बस बन गया। अच्छा, बस इसको एक ओवरनाइट सोक करके रखे, जैसे मैंने हाँ बिल्कुल ओवरनाइट सोक करके रखा। और जैसे ही आपने हाफ टी, बच्चों का सर ही कितना होता है, थोड़ा सा तो लेना होता है, मैं बता देती हूँ कितना लेना होता है। ये इतना, ये मिकदार लेके हाथ पे लेके आप जैसे आप हाथ पे लेकर आप सर पे लगा लें। खाने का सोडा इसमें मिक्स कर लें थोड़ा सा, वो भी पिंच, और आपके बच्चों का जो घर का शैम्पू तैयार हो गया। और बच्चों को इंशाल्लाह इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी अपने बच्चे पे, हुसैन पे, अक्सर जब वो छोटा था तो मैं यही वाला शैम्पू इस्तेमाल करती थी। और पूरी दुनिया में अब बच्चों के लिए जो शैम्पू ड्राई शैम्पू के नाम पे बनता है, तो वो उसमें कुछ भी नहीं होता है। 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, खाने का सोडा और अपना मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, जिससे आपके बाल साफ हो जाए। अच्छा, आपा बाल साफ करने की बात अगर लोग सुन रहे हो तो उनको, हाँ जी आपा बाल साफ करने की आप बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बच्चे के बाल बचपन से अगर आपने घने करने हैं, बहुत अच्छे करने हैं, चले शैम्पू तो होता ही है, मगर बच्चे की गंज करवा देते हैं, उसके सारे बाल साफ करवा देते हैं सर से। तो शैम्पू कितना इंपॉर्टेंट होता है, या आप समझते कि नहीं जी आप गंज अगर करा देते हैं तो वही बच्चे के बालों को घना कर देती है, अच्छा कर देती है? अच्छा देखिए, मेरे 2 बच्चे जब मेरी सारा हुई थी तो मैं भी इसी पे मेरा भी बिलीफ था। मैंने सारा को बहुत दफ़ा गंजा कराया। अच्छा। उसके बाल कुछ सही भी हुए, लेकिन जब हुसैन पैदा हुआ तो सब ने कहा खबरदार इस पे तुमने तजुर्बे नहीं करने। उसके बाल भी कम थे, लेकिन स्लो एंड ग्रेजुअली उसके बाल सही हो गए। तो मैं दोनों को ही मानती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों के साथ ये करके देखा है। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा गंजा ना कराएं, उनकी इंटरनली उनको है ना चीज़ें ज़्यादा खिलाएं पिलाएं, ताकि उनके बाल अच्छे हो। और उनके मतलब कि ऐसे मास्क बना के लगाएं जिससे बच्चों के बाल अच्छे हो। बच्चों को जब भी गंज कराएं ना, 2 चीज़ें करते हैं। जो मेरा तरीका है वो ये है कि मुलेठी ज़ाफ़रान दूध में भिगो कर रख दें, ठीक है, और फिर ये दूध में भिगा हुआ मुलेठी और ज़ाफ़रान जो है ना, ये सर पे लगाएं। और बहुत ही अच्छा सुरमा, आँखों वाला सुरमा जो होता है वो, अगर आपको बिलीव नहीं है किसी भी सुरमे पे, तो आप सौंफ को तवे पर जलाकर पीस कर पाउडर बना लें, वो इसमें मिक्स कर लें और ये आप सर पर लगा लें। आप यकीन करें 3 दिन लगाएं, जो बाल है वो बहुत अच्छा बच्चों का निकलता है। ज़ाफ़रान मुलेठी दूध में भिगा हुआ और उसमें सौंफ को जलाकर पीस कर पाउडर बनाकर वो उसमें मिला ले, तो जो पहला छट्टी के लिए बाल जो उतारते हैं उसके बाद ये लगाया करें, तो उससे बाल बहुत अच्छे आते हैं। चलिए, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने बता दी न्यूबॉर्न बेबी के लिए, ताकि बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, डेफिनेटली हमें हमेशा से फिक्र हो जाती है बच्चे के बालों की। जब वो पैदा होता है तो हम कहते हैं जी गंजा करा लो, इसके बाल और अच्छे होंगे, मगर आपा ने तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें बताई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत ही फेवरेट हर्बलिस्ट डॉक्टर खुरम मुशीर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खुरम, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। शैम्पू से मुतालिक बात चल रही है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको भी बड़े अच्छे प्यारे बाल दिए हैं। मर्द हजरात के वैसे कम ही बाल होते हैं जो इतने को बच जाते हैं आजकल की एज में। मुझे ये बताएं, आपने अपने बालों को कैसे बचाया हुआ है, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं आप? जी, शैम्पू तो बिल्कुल मैं आपको बताता जाऊंगा, मगर एक डैंड्रफ को थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल से बताऊं कि एक जो बालों की ग्रोथ के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त और डैंड्रफ ख़त्म करने के लिए मैं आज एक बड़ा सिंपल ऑयल बताऊंगा जो लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं, और आपसे आपके बाल बड़े घने और बड़े मोटे बड़े हेल्दी होते हैं। अच्छा। जल्दी से एक हल्का सा मैं आपको डैंड्रफ की डिटेल बता दूं। जी बिल्कुल। और अब आप देखेंगे बड़ी हैरत अंगेज़ तेल है, बड़ा जादुई ये ऑयल है, और फिर मैं शैम्पू भी बताऊंगा आपको, मगर पहले देखिए ये सेबरिक डर्मेटाइटिस कहलाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ये लोग समझते हैं कि जी पता नहीं क्या, ये देखिए स्कैल्प पे आप देखेंगे सेबरिक डर्मेटाइटिस है, और अगर इसका ध्यान नहीं देते हैं हम तो ये खुश्की सिकरी बढ़ते बढ़ते ये पूरा आपका ये देखिए ये सर में आके, और ये आप कह रही है मर्दों का गंजापन, ये इसमें पूरी पिक्चर भी आ रही है, ये अंदर से आपको करके बिल्कुल गंजा कर देता है।
तो आज मैं एक बड़ा ज़बरदस्त तेल आपको बनाना सिखा रहा हूँ। लाइव आप देखिएगा, उससे बाल कितनी जल्दी ग्रो करेंगे और खुश्की सिकरी का ख़ात्मा होगा। और साथ में इंशाल्लाह वो क्रीम भी बनाएंगे जो खुश्की आपके चेहरे पे आके डैमेज करती है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या किया आपने, एक तेल बनाने के लिए चूल्हे में करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं जी। एक तेल जिसके अंदर तीन कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर है आंवले का तेल, मीठे बादाम का तेल और इसके अंदर है सरसों का तेल। उनके साथ ये देखिए, आप देखेंगे इसमें ये डिस्पर्स की हैं कलौंजी, अजवाइन, मुलेठी, रतन जौ, ये तमाम चीज़ें आपने मिक्स की और इसको, इस तेल को आपने ब्लेंडर में डाला। ठीक है, ये देखिए ये पूरा एक ज़बरदस्त सा तेल आ गया। अच्छा जी, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप देखते हैं, बंगाल का जो हुस्न कहलाता है, जादू उनके बालों का, उसका एक बेहतरीन राज देखिए, जो आप मछली खाते हैं उसका फिश हेड, मछली के जो आपने इस्तेमाल किया है कम से कम 14 डेज पुराना, इसको आप बिल्कुल थोड़ा सा इसमें से स्मेल आने लगेगी, ये फिश हेड है। ये देखिए आप, ठीक ठीक, ये फिश हेड जो इसका, इसके अंदर बेतहाशा प्रोटीन है। इसको हमने ऐड किया है अच्छी तरह से, इसको हमने खूब अच्छी तरह से लेप करके तारा मीरा के तेल में 10 से 12 दिन हमने इसको डिप किया है। ठीक है, ये तेल आपने डाला, उसके अंदर ये पूरा स्कल आपने ऐड किया, ये बड़ा स्टिकी सी ये स्कल आ गया। उसके साथ 2 तेल और ऐड करेंगे। एक तो आप ऐड करेंगे इसके अंदर मूली का तेल, जो इरिटेंट है, आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो करे, मूली का तेल। ठीक है, और इसके साथ ऐड करेंगे जी, ये है बेहतरीन किस्म का, ये है बादाम का तेल, जिसके अंदर हमने एक सोल्यूशन ऐड किया है, आपको मेडिसिन स्टोर से मिल जाएगा, एंथ्रिलिन, ANTHRALIN। इससे इरिटेंट होता है, जहाँ गंजापन आता है बाल खोरा, उसको ये गायब करेगा। देखिए ये आपने एंथ्रिलिन और ये मिला के, ये अब आपने इसको ब्लेंड किया और इतना पावरफुल है, टॉनिक है ये, कि आप ये वो जो खवातीन वो बंगाल की और उनका जो मर्दों के बालों का कहते हैं, इसके अंदर फुल ऑफ प्रोटीन और इसका कलर टेक्सचर आप देखिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। तो आपके बालों की खूबसूरती किस तरह से ज़्यादा हो सकती है या पॉसिबल हो सकती है, उसके बारे में राज जानने के लिए हमने आपा को भी बुलाया हुआ है और डॉक्टर खुर्रम मुशीर भी हमारे साथ मौजूद है। आपा, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हमारे जो सेकंड कॉलर थे फैसलाबाद से, वो ये जानना चाह रहे थे, उनके बाल तकरीबन 3-4 साल से बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी बालों का विरला हो जाना, कम हो जाना। तो वो कह रहे हैं कि उस तरह से मेरे बाल हो गए हैं। अच्छा देखिए, अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो किसी इंटरनल इश्यूज़ की वजह से गिर सकते हैं। तो इंटरनल इशू को एड्रेस करना, डॉक्टर के पास जाना, अपने टेस्ट कराना लाजमी है। और नेचुरल बायोटीन जो है उसका इस्तेमाल करना, पिस्ता बहुत अच्छा है। और वैसे अगर मेल के बाल बहुत गिरते हैं तो उसमें सिलीनियम, तो सिलीनियम जो जिनमें पाया जाता है, वो फूड का इस्तेमाल करना, खीरे का इस्तेमाल करना, अदरक का इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिससे उनके बाल आ सकते हैं। ठीक है, गिरना रुक सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस, चाहे ख़वातीन में हार्मोन्स की वजह से हो, चाहे मेल में हो, तो डॉक्टर खुर्रम आपको बता रहे हैं कि आप तेल कैसे बनाएं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना एक आम शैम्पू घर में उसको ख़ास कैसे बनाएं जो आपके बालों से गिरने से रोके। और उसमें बहुत सारे इस तरह की चीज़ें नहीं जो आपको अवेलेबिलिटी नहीं हो, वरना एक्सट्रैक्ट तो बहुत सारे हैं। मैं मिसाल ले लेती हूँ कि ये समझे कि हमारा ये आम शैम्पू है जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, इसको हम ख़ास कैसे बनाएंगे। ये मैंने शैम्पू निकाला, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जितना आपको चाहिए, आपने उतना शैम्पू लिया। उस शैम्पू में क्योंकि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो जो है आप जिंजर एसेंशियल ऑयल के चंद कतरे इसमें डालें, चंद कतरे। ठीक है, ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप आप डाल लें। अगर जिंजर एसेंशियल ऑयल आपको लगता है कि नहीं मिलता तो आप सौंठ पाउडर ले लें, लेकिन पहले आप वो होना चाहिए कि आपको जिंजर एसेंशियल ऑयल मिले। दूसरा आपने क्या किया, आपने लिया अपना कमीला पाउडर। कमीला पाउडर आपकी खुश्की को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। और आपने जो है घर में आपने नीम सुखा लिया था, आपने नीम ले लिया। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ मुरक्कब बनाया था जो है जो पूरे जैसे हर्बल शैम्पू के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आंवला, रीठा, सिकाकाई, बाल जड़, इमली,
ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। रीठा है, आंवला है, सिकाकाई है, इमली है, मेथी दाना है, बालचड़ है। इन सबको रात भर भिगो दिया था, देखें रात पीस के भिगो दिया था। अब इसका जो है ना एक्सट्रैक्ट हम निकाल लेते हैं। सही है, तो ये एक दफ़ा का काम होगा और लेकिन आपको काम आगे बहुत आएगा। ठीक है, सही सही है। ये हमने इसको छान लिया। सही है, ये देखें इस तरह का पानी निकल आया। तो आपका वही बाजार का शैम्पू आपने ख़ास बना दिया। ये चीज़ें इसमें डाल दी थी आपने, थोड़ी सी मेहनत करनी है और ये आपने डाल दिया इसमें तकरीबन आधा कप। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। ठीक है, ओके, बस ये देखें ये आपका शैम्पू बन गया। अब जबरदस्त। इस शैम्पू को आप लगाएंगे तो आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, आपके बाल घने भी होना शुरू हो जाएंगे। आपके बालों का जो एक्सटर्नल मसले हैं जैसे डेंड्रफ है, जैसे सुबोरिक, जैसे सुबोरिक डेंड्रफ तो छोटी चीज़ है, सुबोरिक डर्मेटाइटिस है, या अल्लाह ना करे आपको सोराइसिस है, तो उस या एक्जिमा है। ये एक ऐसा मेडिकेटेड शैम्पू बन गया जो नेचुरोपैथी में जो नेचर से ली हुई है। आप इसको लगाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह जबरदस्त, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा, कोई भी मसला हो। ओके ओके, खुरम मुशीर की तरफ जाएंगे मगर उससे पहले कॉलर्स ले लेते हैं और फिर एक साथ खुरम की तरफ चलेंगे। सलमा हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद हैं। जी सलमा, आपका सवाल क्या है? चलिए, सलमा हमारे साथ मौजूद नहीं है, सुंदस की जानिब बढ़ते हैं। सुंदस, आपका सवाल क्या है? अस्सलामुअलैकुम जी, मैं सुंदस बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। जी, डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। मुझे एलर्जी के बारे में पूछना था। मुझे ना डस्ट एलर्जी है और पहले सीजनल होती थी और उसके बाद जो है आपको पूरा साल ही होती है। मेडिसिन से ठीक हो जाती है लेकिन उसी तरह से नाक से पानी आता रहता है, तो वो अब वो ठीक नहीं हो रही है, लगातार ही होती है सुबह शाम जो है। तो मुझे पूछना था डॉक्टर बिल्किस से। चलिए, थैंक यू सो मच सुंदर। आपा से हम जान लेते हैं क्या वजह है, मगर खुरम इससे पहले कि आपा की तरफ जाएं, आपने एक शैम्पू बनाया हुआ, तेल बनाया हुआ था, उसका इस्तेमाल हमें बताएं कि वो कैसे करना है। और फिर सबा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, वो आपकी बहुत बड़ी फैन थी और इसके साथ साथ मगर उनके बाल बड़े गिर रहे हैं, तो कोई उन्हें भी फॉर्मूला बताएं आप। जी बिल्कुल जी, ये मैं तेल बना रहा हूँ, बॉटल में भर रहा हूँ और इसको दिखाएंगे आपको कितना हीटअप तेल है। ये सबा के लिए हम लोग भेजेंगे FM 92 से, और उनके लिए साथ में मैं इवनिंग नहीं FM 92 से नहीं भेजेंगे, हम तो चैनल 92 से भेजेंगे। चैनल 92 जी चैनल 92 से भेजेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बहनों, एक सब हो गया, ज़रूर भेजेंगे। अच्छा, एक और चीज़ छोटी सी, एक बीच में सवाल आया था कि जो अगर आप कोई भी चीज़ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी एलर्जी होती है। ठीक है, देखिए ये आपकी एलर्जी ख़ास तौर पे जो बड़ों के, बच्चों के कोई भी तेल या शैम्पू लगाने से बालों में होती है, वो ये वाली खुश्की होती है, ये डैंड्रफ, और इसके साथ जाके ये पिगमेंटेशन वाली एलर्जी होती है। इसके लिए बेहतरीन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके और कश्मीर तक अवेलेबल है। इसके अंदर क्या है जी, 3 चीज़ें, एक तो कैनिस्टन एक्स्ट्रा क्रीम है, साथ में कॉर्टिवॉल है, और तीसरी चीज़ होगी आपके घर में मौजूद ग्लिसरीन। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके जहाँ जहाँ आपको एलर्जी होती है, सर में, अराउंड द ईयर्स, आपके अराउंड द नोज़, जहाँ भी, वहाँ पे लगाएं, बड़ा फ़र्क आएगा। ठीक है। अच्छा जी, सबा के लिए हम जो तेल बना रहे हैं वो देखिए आप, ये तेल इतना, मैं आपको एक दफ़ा और इसको दिखाऊँ कितना पावरफुल है। अच्छा, इसको ये तेल जो हमने बनाया, अब ये मैं आपके सामने पूरा इसको मिक्स किया। अब जो मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखें, इसको हमने बिल्कुल हीटअप नहीं किया, नॉर्मली है, मगर इसके अंदर से बेतहाशा ये देखें धुआं निकलेगा जी। ये बेतहाशा इसके अंदर जितने प्रोटीन्स, जितना अमाइनो एसिड्स, जितना सेलेनियम, जितना जिंक है इस तेल के अंदर, वो आपके बालों को बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। और इसकी शक्ल आप देखें, पूरा झाग वाला ये ऑयल है और ये आपके बालों में अच्छी तरह से जहाँ पे गंजपन है पूरा उनको गैप को भरेगा और ये आपके बालों को नेचुरली हीटअप करेगा। और जहाँ पे आपके बाल गंजापन आ रहे हैं वो तेज़ी के साथ आपको ये बाल बढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए तेल आपका बेहतरीन तैयार है, हर कोई यूज़ कर सकता है। इसको आप क्या करें, कॉटन बड में अच्छी तरह से डिप करके, और ये आपने टिश्यू या कॉटन बड में लिया और जहाँ जहाँ आपके बाल गायब हैं आप वहाँ पे इसके ये ड्रॉप्स डालें और इसको अच्छी तरह से रब करें। विद इन 10 डेज आपके वहां पे पोर्स ओपन हो जाएंगे। इवन मर्दों का जो ये मेल पैटर्न गंजापन होता है यहाँ पे और बीच में, यहाँ पे आप मालिश करें तो वहां बाल आना तेजी के साथ शुरू हो जाएंगे। चलिए जबरदस्त, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
अनवर हमारे साथ मौजूद थे। अनवर कहते हैं कि बाल उनके अच्छे हैं, जब बढ़ने लगते हैं तो घुंघराले हो जाते हैं, अब वो क्या करें? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बड़ी ज़बरदस्ती एक क्रीम बना रहा हूँ जो बड़ी नरिशिंग क्रीम है। अच्छा, जो हमारी स्किन है और ये बाल, ये एक ही चीज़ का एक्सटेंशन है, तो ये अनवर साहब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके बाल जो घुंघराले हैं वो आप रिबॉन्डिंग कराते हैं, आप जाके जो भी ट्रीटमेंट्स कराते हैं, कैरेटिन, वो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली आपके बालों में लगाएंगे, आप स्किन में लगाएंगे, एलर्जीज भी गायब होंगी और आपकी स्किन में बहुत टाइटनेस भी आएगी। और एक जो बड़ा इशू देखिए, आप जो डैंड्रफ होती है तो उसके साथ साथ आपके ये ना सिर्फ ये डैंड्रफ आपके सर में रहती है, बल्कि ये आपकी आँखों, ठीक है, ये देखिए आपकी आईब्रोज, आई लैशेज, आपके ये देखिए कानों के अराउंड, ठीक है, ये आपकी डैंड्रफ कानों के अराउंड, और साथ साथ जो आपकी स्किन है, जो ख़वातीन जो आप बिल्कुल सही समझिए, जो उन खातून की कॉल थी, वो कहती थी कि जो प्रेगनेंसी में जो स्किन के इश्यूज हो जाते हैं डैंड्रफ के साथ मिलके, वो ये होते हैं। जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी में ये देखिए, ये फोकस करेंगे, ये आपकी स्किन इस तरह से झाइयाँ पड़ जाती हैं और हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है, और साथ में क्या होता है कि बड़ी फ्लेकी और बिल्कुल आपको लगता है चूरा चूरा हो रही है। बड़ी सिंपल तरीन क्रीम मैं एक बना रहा हूँ जो आप बालों में और सर में लगाएंगे। देखिए सिंपल तरीन, आपने क्या किया, 2 से 3 चमचे फुल क्रीम दही, ठीक है, ये फुल क्रीम योगर्ट, ठीक है, ये आपने दही या क्रीम ले लें आप। उसके साथ आप क्या करेंगे जी, ये आपने डाला 1 चमचा असबगोल की भूसी। ये आपकी स्किन को बेतहाशा अंदर से, जो आप बेतहाशा लेज़र के ज़रिए या पीलिंग के ज़रिए स्किन को टाइटन अप करते हैं, ये आपकी डैंड्रफ भी खा जाएगी और आपकी स्किन को और प्रेगनेंसी रिजीम में फ़ायदा देगी, बालों को बहुत सही करे। ये आपने 1 चमचा असबगोल की भूसी, उसके साथ 1 काश आप डालेंगे छिलके के साथ ग्रेप फ्रूट, ठीक है, और इसके बीज भी हों और ये पूरी स्किन हो, ये से आपकी स्किन को विटामिन सी का भरपूर ख़जाना मिलेगा। साथ में क्या किया आपने, थोड़े से 1 बंच ऑफ ग्रेप्स, ये इसके अंदर जो स्टिकीनेस है, देखिए आप, ये मैं दिखाऊं आपको, ये स्टिकीनेस जो है, ये आपकी जो झाइयाँ हैं और जो आपकी डैंड्रफ अराउंड द नोज, कान में या बालों के ऊपर, उनको खींच के निकालेगी। ये मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो इसके अंदर हम डालेंगे ग्रेप्स, ठीक है, ये देखिए, इसको ग्रेप्स को आपने मैश करके, और ये इसका, ये देखिए स्टिकीनेस, ये सारा इसके अंदर डाला। उसके साथ डालेंगे जी थोड़ा सा ग्लिसरीन, जी ग्लिसरीन आ गया, और ग्लिसरीन के साथ ऐड करेंगे आपकी स्किन के लिए बेहतरीन ख़जाना विटामिन ई इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA, गामा लेनोलेनिक एसिड, जो लेटेस्ट सॉल्ट है। आपने क्या किया, इससे 1 से 2 इसको क्रश करके, और आप ये देखिए, इसको मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसका ऑयल ये देखें, ये ऑयल आपको बिल्कुल चंद 8 से 10 ड्रॉप्स। अब ये जो मिक्सचर बनेगा, ये आप बालों में भी लगाएंगे, आप सर में भी लगाएंगे, और इसके साथ आप क्या करेंगे, आखिरी चीज़ जो इसमें बालों को बहुत जान देने के लिए, ये है नारियल, ये हमने क्रश किया हुआ है, उसका पानी, इतना पानी बस। ये बेहतरीन, आपको जितने ज़मीन के मिनरल्स मिलते हैं आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी ब्यूटी के लिए बेहतरीन चीज़। और जो ये बनेगा, इसके बाद आप इसे आराम से पूरा 1 हफ्ता कहीं भी आप इसको संभाल के रखें और देखें कि किस तरीके का एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें बस तकरीबन काफ़ी है, जल्दी। अच्छा, ये जो क्रीम बनेगी, ये आप बालों को पिलाएंगे, आप स्किन को पिलाएंगे, ज़बरदस्त किस्म का ये प्रेगनेंसी मास्क को ख़त्म करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा। इसके अंदर चीज़ें ये देखिए, अब जब आप लगाएंगे तो बेनता स्टिकी होगा। ये आपने बनाया और आप लगा के, ये देखिए, आप पूरे बालों में, पूरे रूट्स में लगा के, इसके अंदर ये असबगोल जो है, ये इसको अकड़ा देगी थोड़ी देर में, हाथ बिल्कुल अकड़ जाएगा। और अगर आप फेस पे लगाएंगे, स्किन बिल्कुल अकड़ जाएगी। और इसको साफ पानी से वॉश कर लें, इसको साफ पानी से वॉश करेंगे या बाकायदा शैम्पू करना पड़ेगा? आप जाएं, आप नहीं, आप सिंक पे जाएं, पहले आप क्या करें, आंवले का पानी, आंवले जो घर में आप खरीद के ले आए, आंवले आप एक बकेट में डुबो दें, उसके पानी से आप वॉश करें, कोई शैम्पू नहीं करें, तो आपका नेचुरल जो आपका प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है, जी हाँ बिल्कुल, वक्त से पहले जो बाल सफेद होते हैं उनको भी ये रोके, कोई शैम्पू की इसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी खुरम भी बता रहे थे, प्रेगनेंसी का जो क्वेश्चन किया था सायरा ने, और अभी उन्होंने स्किन से, बालों से रिलेटेड भी खुरम ने बताया, मगर अगर उनकी स्किन इशू कर रही है बहुत ज़्यादा, जिस तरह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी खवातीन हैं, उनके शोल्डर्स पे छोटे छोटे से दाने बनना शुरू हो जाते हैं, फेस पे उनके छोटे छोटे से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कमर पे भी कुछ खवातीन के छोटे
छोटे से दाने निकलते हैं, हाँ। इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? और जो शैम्पू आपने बनाया था, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उसको किस टाइम तक, कितने टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हैं? अच्छा देखिए, स्टोर करने के लिए ना इस पे जो मैंने ये पानी जो ये जो चीज़ें उबाली थी, इनको ना कभी भी एयर टाइट जार में बंद नहीं करें, वरना क्या होता है कि ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसको आप मलमल के कपड़े से ढककर आप रख दें तो ये स्टोर होगा, इस पे फंगस नहीं आएगी अगर आपने अच्छी तरह पकाया है तो। स्टोर करने का एक और तरीका है कि इसमें नेचुरल, क्योंकि इमली है तो सिट्रस है तो ये ख़राब नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो एक बड़ा चम्मच आप सिरका डाल दें तो स्टोर हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, पानी का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देती हैं। तो पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, सिट्रस फूड्स बढ़ा दें, तो फिर स्किन पे जो फिर ये जो एलर्जी अकर्स होती है वो नहीं होगी। एक चीज़ जो हमारे घर में मौजूद होती है, पुराने ज़माने में जो जावा होता था जी, जो लौकी का जावा होता था, उसको हम कहते थे स्क्रबिंग, बॉडी स्क्रबिंग, क्योंकि माँ बनने के अमल में कहीं ना कहीं सुस्ती इतनी आ जाती है, स्क्रबिंग नहीं होती। अगर आप स्क्रबिंग कर लें, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ हो जाएगी, तो फिर ये जो दाने वगैरह निकलते हैं ये कम हो जाएंगे। फिर भी अगर दाने निकल रहे हैं तो आपने क्या करना है, घर का मैं बता देती हूँ, मेथी को पानी में भिगो दें, उसकी जो लेस है वो आप दानों पर लगा लें, तो उससे दाने ख़त्म, मतलब मिनिमाइज़ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, पहले तो आपा सलमा है, सलमा सर्वाइकल इशू बता रही हैं, 7 से 8 महीने हो गए हैं, गर्दन के पीछे शदीद दर्द होता है जी। अच्छा, मैं 17 और 18 को लाहौर में क्लिनिक कर रही हूँ, अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। जो लाहौर में रहते हैं या जो पंजाब साइड पे रहते हैं, मेरा क्लिनिक है, मैं 2 दिन क्लिनिक करने के लिए आ रही हूँ। अच्छा, जब सर्वाइकल का बताया ना, तो सर्वाइकल पे मुझे ये नहीं पता है कि C1 से 7 तक कौन सा मसला है, दब रहे हैं, थोड़ा सा हिल गया, क्या है, लेकिन फिर भी कोई भी मसला हो तो अजवाइन घर में मौजूद होती है। अजवाइन की पोटली बनाकर जो हमारी जो रीजन है, तो वहाँ पर हल्का हल्का सा जो है ना उसको प्रेस करें, उससे आराम मिलेगा। और जो है ना अस्तखुद्दूस, गाव ज़बा और बनफशा के पत्ते, अस्तखुद्दूस, गाव ज़बा, बनफशा के पत्ते, इनका कहवा बना के पिएं तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और जो दूसरा सवाल था वो मेरे समझ में नहीं आया, आयशा थी, मेरे साथ क्या मसला है? आयशा थी वो, कुछ मुझे भी शायद इशू आज हो रहा है, वो गुर्दे के प्रॉब्लम के बारे में पूछ रही थी कि गुर्दे का उनको इशू है, तो आपने वो दाल का कोई बताया था तरीका कि किस तरह से, किस पानी में आपने दाल लेनी है? कुल्ती की दाल, हाँ हाँ, जी 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 जी, मैं कह रही थी कि उसका दोबारा से बता दें। जी मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, जो आप पानी पीते हैं तो आप 1 बड़ा चम्मच कुल्ती की दाल लेके 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी में भिगो दें, और 1 मुट्ठी भुट्टे के बाल ये इसमें डाल के, कुल्ती की दाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो उसको अच्छी तरीके से आप पकाएं। पहले तो भिगोएं फिर पकाएं, पानी खारा नहीं होना चाहिए वरना वो दाल गलती नहीं है। बस ये आपका है ना गुर्दे के लिए, गुर्दे में अगर पथरी है, गुर्दे में अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, कोई भी मसला गुर्दे का आ रहा है जिसकी वजह से गुर्दा जो आपका फिल्टर प्लांट सही काम नहीं कर पा रहा, तो ये उसकी मदद करेगा। लेकिन गुर्दे के अमराज में पत्तों वाली सब्जियां बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। और ये करके देखें। और ये वाला पानी बना के पूरा दिन जो आप पानी पीते हैं, तो बजाय दूसरा पानी पीने के 1 लीटर तो आपने ये वाला पानी पीना है। उसके अलावा डॉक्टर आपको जितना पानी पीने का कहते हैं आप वो पानी पिएं, तो इंशाल्लाह इससे जो गुर्दे पे प्रेशर होता है, यूटीआई के मसले हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अल्लाह के हुक्म से करके देखिएगा, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अच्छा खुरब, आप हमें बताइए, मेरे पास टाइम भी कम है और मैं कह रही हूँ बस शार्पली अब आप मुझे जवाब देते जाइए। बहुत सारे लोग हैं जो शैम्पू बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं जब शावर ले रहे होते हैं। शैम्पू कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, और इसके साथ साथ शैम्पू को लगाने का सही तरीका क्या होता है? बहुत सारे लोग अपनी स्कल रगड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा देखिए, एक तो शैम्पू आप अगर माइल्ड लें, सल्फेट फ्री लें, तो आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे बहुत डाइल्यूट करके पानी में मिला के लगाएं, बहुत अच्छा है। और सेकंड चीज़ ये कि कंडीशनर से कोई बीमारी नहीं है। छोटी सी चीज़ बस मैं आपको चलते चलते बता दूं कि जब हम डैंड्रफ को कवर करते हैं तो देखिए डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कैंडिडाइसिस सर में होता है, चेहरे में होता है, मगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं, ये मुंह के अंदर भी आ जाता है। ये मुंह के अंदर शदीद ओरल कैंडिडाइसिस, थ्रश,
सेबरिक डर्मेटाइटिस से लिंक्ड होता है। होती वजह ये है कि हमारी खाते तो हम सब कुछ है, मगर हम एसेंशियल विटामिन नहीं लेते। हम लोग पकौड़े खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, हम सब्जियां नहीं खाते, हम ग्रीन चीज़ें नहीं खाते, हम इलायची जो कि ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, ये ग्रे फ्रूट है, नारियल वाली और दही का इस्तेमाल नहीं करते। उससे ये इतना शदीद फैलता है कि ये ना सिर्फ आपकी पूरी ओरल हाइजीन को ख़त्म करता है, आपके मसूड़ों गम्स को डैमेज करता है, बल्कि ये फैल के आपके बालों और आईब्रोज आईलैशेस तक ये फैल जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ओरल हाइजीन से आप स्टार्ट करें। ठीक है, यानी कि ये ज़बरदस्त चीज़ होगी। अच्छा आपा, बहुत सारे जी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है आपा, मौसम आपको पता है जिस तरह से तब्दील हो रहा है, सर्दियां भी आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा इशू भी हो जाता है। अगर सर्दियों में आपने अपने बालों की हिफाजत करनी है, हम रोज़ाना तो शावर नहीं ले सकते, उन लोगों के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? बिल्कुल, शहद जो है पानी में मिलाकर सर की जड़ों में लगाइए, तो हर कोई कर सकता है। और इमली पानी में मिलाकर सर की जड़ों में लगाएं। जब भी आप शैम्पू कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं जैसे, तो थोड़ा हल्का सा ये लगा लें, तो इससे भी आपकी डैंड्रफ जो है, ये आप इसको जैसे सीरम की तरह, बहुत सारा नहीं, बहुत ही कम लगाएं, तो इससे आपकी डैंड्रफ कंट्रोल रहती है। और डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए और मीठा नहीं खाना चाहिए। जब तक आप ग्लूटेन और मीठा खाएंगे, आपका फंगस कंट्रोल नहीं होगा, चाहे उसको हम कोई भी नाम दे दें। तो उनको परहेज़ करें, मीठा थोड़ा कम खाएं और गंदम की रोटी कम खाएं, तो उससे भी आपकी डैंड्रफ कम होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका आपा, थैंक यू सो मच। खुर्रम मशीर, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। तो आज हमने कोशिश की है कि वो हमारे देखने वाले तमाम लोग जिन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं या बालों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो कोशिश की है कि आपके बालों को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ आपके लिए शेयर किया जा सकता है, क्या कुछ बताया जा सकता है। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। आज के इस शो का फीडबैक हमें ट्विटर, फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।